आखिर भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण की हमेशा बात क्यों करती है? सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, आज हिंदुओं का डर क्यों दिखाती है? हमारी कौन सी परंपरा है कि आप एनएच को जाम करके सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे? आज अगर अच्छा कांवड़िया यात्रा लेके जा सकते हैं, नवरात्रि पे जो है डीजे बज सकता है। नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज जो है हमारे साथ जो है टीसीएफ के अध्यक्ष अजय पांडे जी हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जो है बहुत ही प्रोमिनेंट नेता हैं और युवा नेता हैं और आपकी जो है पकड़ भी पार्टी में और जगह जो है बहुत अच्छी मजबूत है। आज हम जो है डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेशन फेडरेशन लिमिटेड के क्या कहते हैं कि अध्यक्ष अजय पांडे जी से ढेर सारी बातचीत करेंगे। सरकार के बारे में भी बातचीत करेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार के बारे में बातचीत करेंगे, हो सकता है वक्फ बिल के बारे में भी बात करें और जो है हम लोग बात करेंगे कि उन्होंने जो है अपने फेडरेशन के लिए, जनता के लिए, किसानों के लिए क्या किया है। तो आइए देर ना करते हुए हम अजय पांडे जी से मुलाकात करवाते हैं। अजय सर, आपका हमारे टॉक शो में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत नमस्कार। और आप तो हमारे शुरुआती जो है उसमें रहे हैं जब चैनल की शुरुआत हो रही थी। मुझे याद है जब आपने चैनल, मुझको लगता है शायद पहला इंटरव्यू, हाँ पहला या दूसरा इंटरव्यू आप ही का था और आप लोगों ने आज इस चैनल को यहाँ तक पहुँचाया है। अच्छा, एमटी टॉक शो का तो आप प्रोग्राम देखते होंगे नेताओं के साथ, बहुत अच्छा लगा। कैसा आपको लगा कि इलाहाबाद का कैसा प्लेटफॉर्म? देखिए, ऐसा है ना कि अच्छा लगता है जब अपने प्रयागराज का, अपने जनपद का कोई पत्रकार, जी जी जी, जिसकी कोई, अभी तक हम लोग इस सब चीजों को नेशनल मीडिया पर देखा करते हैं, जी 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 जी, और जब अच्छा लगता है जब अपने जनपद का कोई पत्रकार उसकी इस तरह से समाज में और ख्याति फैले उसके शो की, तो बहुत अच्छा लगता है। और वाकई आपका शो अच्छा सर, आप तो जो है जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं जी, और क्या कहते हैं पहली बार हम इंटरव्यू ले रहे हैं जब से आप बने हुए हैं जी। अच्छा ये बताइए, आप लोगों का मुख्य कार्य क्या होता है और किसानों को जो है इससे क्या लाभ होता है? देखिए, हम लोगों का मुख्य काम ये है कि जैसे जो हमारे किसान भाई हैं ग्रामीण क्षेत्र में, आपने देखा होगा कि जगह जगह प्राथमिक समितियां हैं जी जी, तो उन समितियों में हमको मुख्य रूप से जो हमारा काम है वो उर्वरक की उपलब्धता, डीएपी की उपलब्धता, ये सब चीज़ें हम लोगों को पहुंचानी रहती है और समय समय पर उनकी ट्रेनिंग कराते हैं। आजकल आपने देखा होगा कि ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया का छिड़काव, उसका भी व्यवस्था कराते हैं। तो अभी आपके यहाँ, हमारे यहाँ जो इफ्को का प्लांट है उससे हमारा कोलैबोरेशन है और हम लोग जो भी चीज़ें उनके यहाँ से भी और सरकार के माध्यम से भी जो सुविधाएं व्यवस्थाएं होती हैं वो किसानों तक पहुँचाने का काम। कितनी दुकानें जो है आप लोगों की पूरे इलाहाबाद में? पूरे जनपद में बीपैक सोसाइटियाँ तो हमको लगता है कि 250 से ज़्यादा है और प्लस लोगों की व्यक्तिगत दुकानें हैं, व्यक्तिगत लाइसेंस होल्डर्स हैं, तो वो भी हैं लगभग 50 के ऊपर। तो भी आप ही लोग इम्प्रूव कर, मतलब उसको अप्रूव करते हैं? नहीं, अप्रूव हम लोग नहीं करते हैं, ये काम तो कृषि अधिकारी का होता है, लेकिन माध्यम से हमारे भी जाता है। अच्छा अच्छा, हमने तो सुना कि राशन की भी दुकानें आप लोगों के अंदर में कुछ है शहर की, बहुत ज्यादा नहीं है शायद। एक पहले तो बहुत ज्यादा हुआ करती थी। पहले बेसिकली जो सहकारी फेडरेशन है वो बहुत सारे काम करता था, लेकिन समय के साथ धीरे धीरे तो अभी मुझको लगता है करीब 15 एक राशन की दुकानें आपके शहरी क्षेत्र में वो हमारी संस्था द्वारा संचालित, आपकी संस्था द्वारा संचालित होती। अच्छा सर, ये बताइए, अक्सर जो है किसान जो है क्या कहते हैं खाद की अनुपलब्धता की बात करते हैं, किसानों को खाद नहीं उपलब्ध हो पाता है और आपकी सरकार तो किसानों का आय दूना करने की बात करती है जबकि वो हो नहीं पाया है। मैं ये जानना चाह रहा था आखिर ऐसा क्यों? देखिए, एक्चुअली जहाँ तक यूरिया की बात है, ये आप जानते होंगे कि जितनी यूरिया हमारे देश में आवश्यकता है उसका मात्र लगभग 46% उत्पादन हम लोग अपने देश में कर पाते हैं। अच्छा, बाकी का जो है वो हम मंगवाते हैं बाहर से करते हैं और जो हम 46% अपनी आवश्यकता के यहाँ बनाते हैं, इसका भी रॉ मटेरियल जो है वो चाइना, यूक्रेन और ऑस्ट्रेलिया से आता है। इस बार वॉर चल रहा था यूक्रेन का और रूस का, उस वजह से हम वहां से ले नहीं पाए और चाइना से हमने ट्रेड को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसको कम किया हुआ है, तो हमने चाइना से रॉ मटेरियल बहुत कम लिया। हमारी सारी निर्भरता ऑस्ट्रेलिया पर थी, तो हमने वहां से मंगवाया। लेकिन अभी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नैनो यूरिया का हमारा काम चालू हुआ है
आने वाले साल 1.5 साल में आप जो देख रहे हैं ये यूरिया जो डाई ये सब आती है, हाँ। ये सब बंद होकर नैनो यूरिया में हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ताकि कम यूरिया लगे और किसान कम। बॉटल में आता है, छोटा सा आधा लीटर का बॉटल है। अरे अच्छा ये बताइए, अभी आपने जो जिक्र किया कि रॉ मटेरियल हमें जो है यूक्रेन, रूस और जो है क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया से मंगाना पड़ता है, आखिर अपनी सरकार ने ऐसा जो है क्यों नहीं किया कि जो 46% उत्पादन होता है उसको हम 100% उत्पादन करने की तरफ बढ़े? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो भाजपा ने किया नहीं। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं ना। आज नैनो यूरिया हम इसीलिए तो बना रहे हैं। नैनो यूरिया उस यूरिया और डीएपी का विकल्प ही है। जो क्या वो मेड इन इंडिया होगा? फिर क्या उसका रॉ मटेरियल बाहर से नहीं आएगा? 100%। अच्छा, 100% हमारे देश में बन रहा है। उसके लिए हम किसी भी देश पे निर्भर नहीं, आत्मनिर्भर भारत हो जाएगा। बिल्कुल आत्मनिर्भर हम। आप नीम कोटेड वगैरह आप देख रहे होंगे, कभी आप जाइए फूलपुर घूम करके आइए। हाँ, बिल्कुल जाते हैं। तो जो हम नैनो यूरिया बना रहे हो पूरी तरह से हम आत्मनिर्भर हैं। अच्छा। हमें किसी देश का उसमें सहयोग नहीं चाहिए। और आने वाले साल तो इतनी मात्रा में बन नहीं पा रही कि किसानों तक आसानी से पहुंच सके। यूरिया हम बना रहे हैं, लेकिन अभी होता क्या है ना कि जैसे जब किसान जो है अभी नैनो यूरिया उतना लेता नहीं। अच्छा, उपयोग नहीं कर पा रहा है, उपयोग नहीं कर रहा है। उसको लगता है कि ये पता नहीं फायदा करेगी नहीं करेगी। तो जागरूकता की बात है, जैसे जैसे जागरूकता आ जाएगी, किसान जिस दिन नैनो यूरिया इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उस दिन हमको ये जो बोरी में आप इतनी बड़ी बड़ी बोरी देखते होंगे किसान लाद के जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इतना कॉस्टली पड़ रहा है। आप जानते होंगे कि भारत सरकार उस पर सब्सिडी भी देती है। हाँ, बिल्कुल देती है। वो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। किसान आसानी से वो बॉटल आधा लीटर की बॉटल होगी और उसको लेकर के जाएगा, ड्रोन के माध्यम से अन्य माध्यमों से अपने खेत में छिड़काव करेगा, उसका काम आसान हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए नेताजी, भारतीय जनता पार्टी के आप नेता भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की 8 साल से सरकार है और अपने उपलब्धता पर उसने अभी एग्जीबिशन भी लगवाया, हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, लेकिन मेरे समझ में नहीं आता आधारभूत संरचना में क्या सुधार हुआ? बेरोजगारी और महंगाई तो जो है कम हुई ही नहीं। आज प्रवक्ता का पेपर नहीं हो रहा है, एमए करके बच्चा परेशान है, छात्र परेशान है, मजदूर परेशान है। खाली हिंदू मुस्लिम करके जो है मतलब सबका पेट भर देंगे क्या? नहीं मनोज जी, ऐसा नहीं है। देखिए एक बात आपसे बताएं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने सांस्कृतिक पुनरुत्थान और साथ साथ विकास दोनों करती है। इसका कहिए तो मैं आपको 2-3 जीता जाता उदाहरण। हाँ, बिल्कुल, जरूर। आप नवरात्रि का समय चल रहा है, माता रानी का समय चल रहा है, आप चले जाइए विंध्याचल मंदिर घूम करके आइए। इतना सुंदर कॉरिडोर, इतना खूबसूरत मंदिर उन्होंने बनाया है हमारी सरकार ने कि आप देखेंगे तो आपकी तबीयत मस्त हो जाएगी। अच्छा। अब आप तुरंत हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे कि आप तो बस मंदिर और मठ। हाँ, इससे किसको लाभ मिलने वाला है? हाँ। जब पहले सरकारें हुआ करती थी तो मंदिर जीर्ण शीर्ण हालत में हुआ, तो क्या उस पूजा करने में रोक थी? सुन तो लीजिए महाराज। हाँ। जब आपको मिर्जापुर जाना होता था विंध्याचल मंदिर तो आपको 2.5-3 घंटे लगते थे। इतनी खराब सड़कें हुआ मैं सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर आज आप मिर्जापुर के लिए निकलिए, 45 मिनट के अंदर पहुंच जाएंगे। आप सड़क देखे दोगे तो आपका मन मस्त हो जाएगा। बिल्कुल। ये भाजपा ही ने तो किया। हम एक और जहां अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पुनर्स्थापना काम करते हैं, वहीं दूसरी ओर हम लोग सतत विकास का काम करते हैं। आज अगर हम प्रयागराज आप देख ही रहे हैं, इलाहाबाद नाम बदला, सिर्फ नाम नहीं बदला, इलाहाबाद के नाम के साथ साथ इलाहाबाद का पूरा आधारभूत संरचना बदल गई। बिल्कुल, ये बात सही है कि कुंभ नगरी है, बहुत ढेर सारे बजट है, उसका उपयोग सही छोड़ दीजिए, आप प्रयागराज छोड़ दीजिए, आप बनारस चले जाइए, मिर्जापुर चले जाइए, भदोही चले जाइए, आप उत्तर प्रदेश के किसी कोने में सड़कें तो बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन पर क्यों नहीं काम हुआ? आखिर जो सरकारी नौकरियां इतनी कम हो गई, कटौती हो गई, वैकेंसियां नहीं आती हैं, इस पर क्यों नहीं काम हुआ? उसमें भी कटौती नहीं हुई है। अंतर केवल क्या होता था तब से अब में अंतर क्या है? पिछली सरकारों में जब कोई वैकेंसी आती थी तो बाप बेटा चाचा भतीजा सब एक घर में डिनर टेबल पे बैठते थे और सब लोग जिला बांट लिया करते थे। कभी कभी झगड़ा भी होता था, पता चला शिवपाल चाचा को प्रयागराज जिला चाहिए और उसी में धर्मेंद्र भैया को भी प्रयागराज जिला चाहिए, क्योंकि वहां से माल पहले एग्जाम नहीं होते थे क्या? मैं बता रहा हूँ ना आपको, लाइव एग्जांपल आपको उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो वही जिले बढ़ जाते थे आपस में, कभी कभी घर में झगड़ा भी होता था जिला बांटने को लेकर के। पोटेंशियल वाला जिला पता चला चाचा चाहते हैं और पता चला तत्कालीन मुख्यमंत्री जी भी वही जिला चाहते थे, इसलिए भाजपा ने नौकरी ही बंद कर दिया। नौकरी हम तो उससे ज्यादा नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शिता के साथ नौकरी दे रहे हैं। वहां तो ये होता था कि लिस्ट, आपको याद होगा हम लोग उस समय ग्रेजुएशन कर रहे थे, एक एसआई की भर्ती आई थी और यही ये हुआ कि आधे घंटे में रिजल्ट अनाउंसमेंट होना है, जस्ट आधे घंटे पहले चचा का हेलीकॉप्टर यही
पुलिस लाइन में उतरा और लिस्ट लेकर के आए। जो बेचारे अभ्यर्थी बाहर चले गए थे, हमारा कुछ नहीं होना है, उनका नाम अनाउंस होने लगा। और जो बेचारे यहाँ पर बैठे हुए थे कि हम थोड़ी देर में हम एसआई हो जाएंगे, उनको मायूस होकर उनके घर जाना पड़ा। कहने का मतलब वही पुलिस भर्ती का परिणाम आया। कोई एक अभ्यर्थी पूरे प्रदेश से सामने आया और बताया कि उसने घूस सर पेपर लीक के मामले इसी गवर्नमेंट में बहुत ढेर सारे आए हैं, ऐसा नहीं है। मैं स्वीकार कर रहा हूँ, हाँ, हुए हैं। तो किसका फेलियर है? लेकिन हम पहले की सरकारों में क्या होता था, पहले की सरकारों में पेपर लीक एक सिंडिकेट हुआ करता था। अच्छा। एक टीम हुआ करती थी, सरकार सुनियोजित पेपर लीक होता था और जिसमें उस राजनीतिक घराने को लाभ पहुंचता था। वो संस्थाएं तो आज भी सक्रिय हैं, वो लोग तो आज भी सक्रिय हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमारी सरकार में जब पेपर लीक जैसी घटना हुई तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कड़े कदम उठाए गए। और इतने कड़े कदम उठाए गए कि उसके बाद आप देखिए पुलिस भर्ती की परीक्षा हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। कहने का मतलब यह है कि पेपर लीक मनुष्य अपना स्वभाव नहीं बदला। अब मतलब सरकार कराती थी? बिल्कुल कराती थी। पहले ये सुनियोजित रूप से होता था। अच्छा, अब नहीं होता। अब ये चीजें जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनकी आदत पड़ी हुई है, अब उनको हम सुधारने का काम कर रहे हैं। फिर जो है विकास मुद्दा क्यों नहीं बनता है? आखिर भारतीय जनता पार्टी धार्मिक ध्रुवीकरण की हमेशा बात क्यों करती है? सदियों से हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, आज हिंदुओं का डर क्यों दिखाती है? कौन सा डर है हिंदू को? मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे लिए तो ये विकास ही मुद्दा है। ये तो हमारे जो विपक्ष वाले हैं वो हमको घुसेड़ ले जाते हैं हिंदू मुस्लिम की तरफ। हम तो बिल्कुल विकास की बात करते हैं। हम तो कभी भी आज तक हमने, आप बताइए कोई ऐसा स्टेटमेंट कि हमने इसकी शुरुआत करी हो? हाँ, हम सुधार जरूर करते हैं। हम सुधार इसलिए करते हैं कि आप बताइए ये कौन सी परंपरा है कि आप एनएच को जाम करके सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे? आज अगर अच्छा कांवड़िया यात्रा लेके जा सकते हैं, नवरात्रि पे जो है डीजे बच सकता है, बताइए। जब अखिलेश यादव जी की सरकार थी, कांवड़ यात्रा पे प्रतिबंध था कि नहीं था? नहीं, कभी नहीं था। ये बिल्कुल था। डीजे आप नहीं बजा सकते थे कांवड़ यात्रा पे, ये आप नहीं लेके जा सकते थे सर। लेकिन हमारी सरकार आई तो आप पूजा सड़क पर अतिक्रमण नहीं हुआ। अगर 52 हफ्ते में एक दिन 15 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेना सड़क पर अतिक्रमण है, तो एक महीने तक जो है कांवड़ यात्रा अतिक्रमण नहीं है। यात्रा भैया वो रास्ते में रुक करके नहीं डीजे बजा रहे हैं, वो जा रहे हैं यहाँ से बाबा विश्वनाथ जल लेकर के जा रहे हैं। सड़क चलने के लिए होती है। मेरी बात सुनिए मनोज जी, सड़क को वन वे कर दिया जाता है। नहीं, सड़क अरे स्वाभाविक है, कुंभ इतना बड़ा लगा था, महाकुंभ, बहुत सारी सड़कें बंद थी क्योंकि लोगों की आबादी इतनी आ रही थी कि जहाँ पैदल चलने मेरी बात सुन लीजिए जरा सर, जहां पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं है वहां हम गाड़ी कैसे दौड़ाएंगे? तो जब कांवड़ यात्रा में लाखों लाख शिव भक्त निकलते हैं तो हमको सड़क को बंद करना पड़ता है। लेकिन हमारे जो शिव भक्त हैं वो कहीं झुक करके बैठ करके सड़क जाम करके नहीं बैठ जाते हैं। सड़क जो भी जाम करके बैठेगा उसके ऊपर एनएच अधिनियम तहत केस होना चाहिए। सर जाम करके बैठने से तात्पर्य होता है कि 10 घंटे 20 घंटे 24 घंटे 2-4 दिन तक जाम होना। वो नमाज 15 मिनट पढ़ी जाती है। 15 मिनट बहुत ज्यादा। 52 हफ्ते में 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है। 52 हफ्ते में एक दिन 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है। यही ध्रुवीकरण है ना। अगर 5 मिनट भी कोई व्यक्ति सड़क जाम करे किसी भी रूप में तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यही दिक्कत है ना कि जहाँ कांवड़िया वाले जाम करते हैं वहाँ कार्रवाई होती है, जहाँ दुर्गा पूजा सड़क पे लगता है कहीं नहीं कार्रवाई होती है। आप देख लीजिए इसी प्रयागराज में अगर मस्जिदें तोड़ी गई सड़क निर्माण को लेकर के तो मंदिरें भी तोड़ी गई। सर तोड़ी गई नहीं तोड़ी गई? बिल्कुल तोड़ी, मंदिरें तोड़ी गई। बिल्कुल सड़क निर्माण ऐसा तो नहीं हुआ कि सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया कि मंदिर मत तोड़ो और ये डर क्यों दिखाया जाता है? समाज में डर किस बात का? अजय पांडे किस बात के लिए डरते हैं? मैं बताता हूँ आपको। डरते नहीं अजय पांडे। फिर ये 2014 से पहले इस देश में सांप्रदायिक तुष्टीकरण एक व्यवस्था बन गई थी। जो इस देश का बहुसंख्यक आबादी हिंदू आबादी है उसको ये लगता था कि हम दोयम दर्जे के नागरिक हैं। अच्छा। और सरकारों द्वारा जो ये तथाकथित तुष्टीकरण करने वाले लोग हैं इनको इतना प्रश्रय दिया जाता था। तो ये जो आज आप थोड़ी बहुत चीजें देख रहे हैं ना, ये इतने दिनों की दबी हुई व्यवस्था है जो बाहर निकल के आ रही है। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि अगर सड़क निर्माण के लिए, विकास के काम के लिए हमने मस्जिद को तोड़ा है, हमने मजार को तोड़ा है, तो हमने मंदिरों को भी तोड़ा है। नहीं वो तो ठीक है, वो सड़क निर्माण के ठीक है, लेकिन तमाम अभी देखिए वक्फ बिल पर, अरे सोचिए कि एक किसी धर्म का है वक्फ बिल, वक्फ बोर्ड जो है और उसमें गैर जो है मुस्लिम सदस्य होगा। आप संविधान को मानते हैं? बिल्कुल सब मानते हैं, कौन नहीं मानता। तो यह देश संविधान से चलेगा, किसी धर्म से? तो वक्फ बोर्ड का गठन भी तो संविधान के ही माध्यम से हुआ है ना। जब अगर मान लीजिए बहुत सालों पहले हमारे यहाँ प्रथा होती थी कि जब राजस्थान वगैरह में ज्यादा होती थी
कि जब किसी का पति मर जाता था तो उसकी विधवा जाकर के उसके हाँ, पिता चिता के में साथ सती प्रथा हुआ 1827 में बंद करवा दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लेकिन किसने बंद कराया? ये सुधार की व्यवस्था है। किसने बंद करवाया बता दीजिए? अंग्रेजों ने बंद करवाया। राजा राम मोहन राय ने आंदोलन किया और अंग्रेजों ने बंद किया। हाँ। ये सुधार की व्यवस्था है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ ये बात कि जब आप समाज में आगे बढ़ते हैं, जब आप सोसाइटी को आगे ले जाते हैं, तो समय समय पर आपको सुधार करना होता है। वक्फ बिल इस देश का कोड था, उसको अगर मोदी जी ने सुधारने का काम किया तो अच्छा किया। इसमें किसी को आप उदाहरण और देता हूँ आपको। हाँ। आप किसी सामान्य मुस्लिम के यहाँ चले जाइए, हम लोग भी घूम रहे थे अभी परसों में गया था, एक मुस्लिम मोहल्ले में ईद था, तो हमारे मित्र थे, हमको उन्होंने कहा, तो मैं गया था उनके यहाँ। मैंने वहां उनसे बहुत आराम से पूछा और ईमानदारी से पूछा। हमने कहा कि वक्फ से आपको फायदा क्या हुआ? उन्होंने कहा कि हम लोग तो जानते भी नहीं इसका ये है किस लिए। ठीक है, ये केवल भूमाफियाओं को सुनियोजित रूप से संपत्ति को हड़पवाने की एक संस्था थी, जिस पर मोदी जी ने लगाम लगाई। 2013 में भी एक संशोधन हुआ था। हाँ। यही भाजपा वालों ने सपोर्ट किया था, फुल सपोर्ट किया था। और वही 2025 में जब संशोधन बिल ले आए तो 2013 के कानून की आलोचना कर रहे थे। नहीं, मेरी बात सुनिए। हाँ। हम लोग तो सदैव सकारात्मक विपक्ष के रूप में जो भी सरकारें अच्छा काम करती है उसका समर्थन करते हैं। हाँ। उस समय भी अगर कांग्रेस पार्टी ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आपने तो पढ़ी होगी, क्या उस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को हूबहू लागू करने का काम किया? क्या भाजपा ने लागू कर दिया? नहीं, हम तो उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हम तो जो सुधार के काम, अभी आपने एक उदाहरण दिया कि धार्मिक मामलों में दखलंदाजी नहीं। हाँ, बिल्कुल आपने कहा ना, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आजम खान कौन थे? आजम खान मुस्लिम थे। कुंभ मेला के प्रभारी कौन? हाँ, वही थे। क्यों थे? क्यों नहीं? क्या दिक्कत? अगर आप किसी के मिनिस्टर के रूप में थे ना। आप कितनी मंदिरों की पूजा में आजम खान बैठे? हिंदू धर्मावली में ये व्यवस्था है कि जब हम किसी बड़े आयोजन को करने जाते हैं जी, मनोज जी हमारी बात का अब आप जवाब दीजिएगा। थोड़ी वो पद के क्या उन्होंने उस पद के अनुरूप किसी धार्मिक आयोजन में भाग लिया? एक तस्वीर आप दिखाइए कि उन्होंने शंकराचार्य के साथ बैठ के विधि विधान से पूजा करी हो। एक तस्वीर आप क्यों नहीं करेंगे? वो मंत्री हैं सरकार के, सर मेला के प्रभारी हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती थी व्यवस्था करना। नहीं कि पूजा में भाग लेना। क्यों नहीं करना? अधिकारी जब विचारधारा से ग्रसित हो जाएगा। बात कर रहे हैं मनोज जी, जब मुस्लिमों की बात आती है आप उनको धार्मिक स्वतंत्रता का आवरण, तो नमाज अपना पढ़ते रहे होंगे। जब हिंदुओं की बात आती है तो आप कहते हो कि आजम खान कैसे पूजा? सर यही दिक्कत है कि भाजपा जो अगर हिंदू मुस्लिम ना करे। अरे भाई आप बताइए हमको, आप बताइए, पहले आजम खान प्रभारी बने मंत्री, आजम खान प्रभारी थे तो वो हिंदू धर्म की पूजा में क्यों भाग लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? पूजा सही तरीके से हो उसको करवाने की उनकी जिम्मेदारी थी। पद पे बैठा हुआ व्यक्ति। अच्छा, ये है क्या संविधान में? आप मुझको एक बात बताइए। सर ये बताइए, पद पे बैठे, पहले बात सुनिए, मेरी बात सुनिए पहले। पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जो भी पद पे बैठा, आज मैं कोऑपरेटिव फेडरेशन का चेयरमैन। हाँ ठीक है। क्या मुझको किसी किसान जो है, कोई मुसलमान किसान है और कोई हिंदू, मुझे भेदभाव करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो क्या आजम खान नहीं? मेरी बात सुनिए सर, जब आजम खान मेला के प्रभारी बने, हाँ बिल्कुल, और हिंदू धर्म में एक व्यवस्था है कि हम जब कोई भी बड़ा आयोजन करते हैं तो हम उसका विधि विधान से शुरुआत करते हैं। तो उसके लिए क्या आजम खान को बतौर लीडर होना, बतौर उस व्यवस्था का प्रमुख होना, उसमें भाग लेना चाहिए था? देखिए, सबका धर्म अलग अलग है। कि उनका सिर्फ इतना काम है कि मेला से बची हुई जमीन वो रामपुर उठा ले जाएंगे। चलिए बहरहाल ये तो बीजेपी का। अच्छा बताइए, आपको लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव की पीडीए से बहुत परेशान है? बिल्कुल नहीं परेशान। और 2024 का रिजल्ट देखिए। आप मेरी बात सुनिए, 2024 का रिजल्ट हम परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे नहीं हारे मनोज जी। अच्छा, 2014 का रिजल्ट, 2024 का रिजल्ट, एक नेरेटिव चलाया गया कि हम संविधान को बदल देंगे, हम जो तमाम प्रकार का एक भाजपा के लोगों ने मौका दिया ना, अरुण गोविल ने मौका दिया, अनंत हेगड़े ने मौका दिया, लल्लू सिंह ने मौका दिया, तो भाजपा को उसको कंडेम करना चाहिए था ना। हम नहीं कर पाए उन चीजों को, हम नहीं कर पाए। 400 लेकिन 24 का परिणाम गया, आपने देखा। फूलपुर में हम चुनाव जीते, मिल्कीपुर में हम चुनाव जीते। अयोध्या का ही पार्ट तो है ना मिल्कीपुर। सर वो तो उपचुनाव आप देखिएगा 2027 का चुनाव सपा जीत रही, कम से कम 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी फिर सरकार बनाने जा रही है। क्योंकि पीडीए का मतलब ये जानता है समाज, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। जब पीडीए तथाकथित अखिलेश यादव की जब सरकार आती है ना मनोज जी, तो सुनवाई किसकी होती है जानते हैं? बिल्कुल ओपनली कह रहा हूँ,
कि एक धर्म विशेष के लोगों की सुनवाई होती है, एक जात विशेष के यही तो भाजपा अगर ये आरोप ना लगाए तो और फिर बाकी जितने ओबीसी समाज के लोग हैं, हाँ। दलित समाज के लोग हैं ना, हाँ। वो किनारे कर दिए जाते हैं। उनका कोई और काम ये नहीं होता। कोई काम नहीं होता और वो जानते हैं, वो चाहे पटेल समाज के लोग हो, चाहे मौर्य समाज के लोग हो, तब भी चाहे ब्राह्मण पटेल समाज के लोग ज्यादा हो। सांसद जो है वो सपा जिता के ले आई। भ्रमित थे लोग, अच्छा। भ्रम दूर हो गया। आप देखिएगा 27 आज का भी चुनाव। भाजपा के तमाम बहरहाल भाजपा के तमाम सहयोगी दल है, रोज भाजपा को आंख दिखाते हैं ये उत्तर प्रदेश राजनीति है, ये में। तो चलता रहेगा। ये अच्छा मनोज जी, ये सर, राजनीति बहरहाल ये मैं तो चलता रहेगा। मैं प्रयागराज पे आता हूँ। आइए प्रयागराज पे। आप हरिया से जो है विधानसभा की तैयारी भी कर रहे थे, और आगे क्या इस चेयरमैन पद के बाद क्या? देखिए, हम लोग सारा काम कार्यकर्ता भाव से करते हैं। हमको तो पता भी नहीं था कि हमको कोऑपरेटिव का चेयरमैन बनना है। आप यकीन मानिए 2 दिन पहले तक नहीं पता था। पार्टी ने निर्णय लिया कि हमको यहाँ बैठना है, हमको यहाँ बैठा दिया। हम यहाँ पार्टी की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। अभी 27 में चुनाव है, पार्टी तय कर देगी कि आपको वहां से चुनाव लड़ना है, जाके चुनाव लड़ लेंगे। नहीं तय करेगी, जिसका नाम लेके आएगी उसका जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, उसके साथ खड़े हो अच्छा जाएंगे। सर, एक चीज बताइए अजय जी, इलाहाबाद में बड़ा, प्रयागराज में बड़ा गुटबाजी दिख रही है। कुछ लोग केशव गुट में है, कुछ लोग योगी गुट में है। अजय पाल किस गुट में है? हम न कोई गुट है न कोई गुटबाजी है। हाँ। सभी केशव के हैं, सभी योगी के हैं और सभी भारतीय जनता पार्टी। ऐसा है क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। आज कल मुख्यमंत्री जी आए थे, सारे लोग गए थे वहां पर। नहीं, वो तो जाएंगे ही। परसों केशव जी आएंगे, नरसों केशव जी आएंगे, सारे लोग पहुंचेंगे। तो आपको लगता है क्या कि केशव जी और योगी जी में कोई गुटबाजी है? केशव जी और योगी जी एक दूसरे के पूरक हैं, ये आप जान लीजिए। तब भी जो है एक दूसरे पर तंज कसते कभी हैं। नहीं तंज कसते हैं। कोई एक बयान बताइए। अरे वही बटेंगे तो कटेंगे, भाजपा का नारा नहीं केशव जी ने कहा था, उन्होंने कहा ये तो एक है, सेफ है हमारा नारा। और वही योगी जी यहाँ आके 2-2 बार बोल के जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि एक है तो सेफ है, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा बटेंगे तो कटेंगे। दोनों का मूल वही है, दोनों का अर्थ वही है। केशव जी ने तो इनकार कर दिया कि हम तो भाई प्रधानमंत्री की बात मानते हैं, इनकी बात नहीं मानते। नहीं, केशव जी ने ऐसा नहीं कहा हाँ। कि हम इनकी बात नहीं मानते। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में केशव मौर्य जी इस प्रयागराज को, अगर आज इलाहाबाद से प्रयागराज बना तो किसकी देन है? ये केशव जी के विजन की देन है। आज केशव जी जैसा नेता, आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी के बाद अगर प्रयागराज कोई लीडर मिला तो आदरणीय उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी मिले। और इस प्रयागराज को प्रयागराज बनाने में सिर्फ केशव जी नहीं, भाजपा का छोटा से लेकर बड़ा कार्यकर्ता उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा। हमारे आदरणीय सिद्धार्थनाथ जी हो, चाहे हमारे आदरणीय नंदी जी हो। ये गुटबाजी कहाँ है? ये आप लोगों को दिखती है, हम लोग को नहीं दिखती है। हम लोग तो मीडिया को नंदी जी के यहाँ जाते हैं, अच्छे से चाय पीते हैं। हम लोग तो सिद्धार्थ जी वो तो रहेगा ही। हम लोग केशव जी के यहाँ, तो हम लोग तो सारे लोग एक हैं। ये गलतफहमी में ना रहिए। अच्छा, हाँ, सब भारतीय कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं, सब भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि सबको लगता है कि 2027 में जो है सरकार बन जाए। कम से कम 350 सीट भारतीय जनता पार्टी अकेले जीतेगी, कम से कम। अच्छा। आप जमीन पर जाइए, लोगों से बात करिए। ये अखिलेश वगैरह जी का पता तब नहीं। ये मीडिया में अक्सर चलता रहता है कि योगी जी जा रहे हैं। अच्छा, मीडिया नहीं चलाएगी तो मीडिया को सुनेगा कौन, ये बताइए। अच्छा, ये भी है। मीडिया को भी तो कुछ काम चाहिए ना भाई। मीडिया को तो भाजपा मैनेज किए। अब अगर मनोज जी कोई ऐसा मामला नहीं छोड़ेंगे तो फिर उसमें इंटरेस्ट कहाँ से आएगा? अच्छा, तो आप इंटरेस्ट मतलब अपने टीआरपी के लिए ऐसा? बिल्कुल। अब आप अपने मुंह से कह रहे हैं, हम थोड़ी नहीं, ऐसा आप लोगों का आरोप है ना, वो भाजपा नेताओं का आरोप है जो कि मीडिया के बड़े वो होते हैं। हाँ। ना कोई गुटबाजी है, पार्टी है हमारा संगठन है। सारे लोग छोटे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर के आदरणीय मुख्यमंत्री जी तक, आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक, सबका केवल एक विजन है। इस राष्ट्र को 1000 वर्षों की नींव रख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, और उसमें जो जितना सहयोग कर सकता हो उतना सहयोग कर रहा है। बहरहाल राष्ट्रीय लेवल पर तो वो दिख गया कि ट्रंप ने क्या क्या किया, कुछ जवाब नहीं आया सामने बैठ के। बहरहाल ये तो दूसरी बात है। ट्रंप ने मोदी जी के बारे में क्या कहा? अरे वो तो रोज व्यंग्यात्मक भी तो आदमी बोलता, वो तो व्यंग ही था। वो है ना कि जाकी रही भावना जैसी अब वो टैरिफ पे टैरिफ बढ़ाता जा रहा है, हम उसको जवाब नहीं दे पा रहे। उसका घटिया विमान खरीदने के लिए दबाव बना रहा है, हमारे किसानों को तोड़ने के लिए, वो अपने यहाँ का अनाज बेचने के लिए दबाव बना रहा है। दबाव, व्यवसाय करने का दबाव। हम आप भी कोई व्यवसाय करेंगे तो हम आप चाहेंगे कि हमारा ज्यादा से ज्यादा, भारत को भी दबाव बनाना चाहिए। मेरी बात सुनिए। अब वो हमारी मर्जी के ऊपर है। आपको कहीं किसी समय ऐसा लगा क्या कि हमारे प्रधानमंत्री किसी देश के दबाव में है? अमेरिका के दबाव में तो लगा, तो पूरी दुनिया को ग्लोबल लीडर है। अच्छा,
प्रधानमंत्री जी हमारे आज भारत नहीं वो ऐसे ही बल्कि विश्व के बड़े नेताओं में ऐसे से ही हैं। तुर्की के भी राष्ट्रपति अर्दोगान ने भी कहा था दुनिया में खाली 3 नेता हैं, ट्रंप, मैं और पुतिन। उसे तो मोदी का नाम नहीं। प्रधानमंत्री ऐसे हम भी कह देते हैं कि हमारे हमारे यहाँ। प्रधानमंत्री जी ऐसा कभी नहीं कहा। अच्छा। देखिए एक बात आप जान लीजिए कि जब शासक को लेकर के जनता का परसेप्शन बनना चालू होता है, एक मैं आपको छोटी बात बताता हूँ, बात बहुत बड़ी है, उसका मर्म बहुत बड़ा है। आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जिस देश के प्रधानमंत्री थे, हाँ, बिल्कुल। देश में खाद्यान्न का संकट था। हाँ हाँ। और लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आह्वान किया कि एक दिन आप उपवास एक दिन उपवास करिए, एक समय का भोजन त्याग दीजिए, एक समय खाना खाइए। आप आज भी क्षेत्र में जाइए, आपको तमाम उस पीढ़ी के बुजुर्ग मिलेंगे हाँ। जो सिर्फ एक टाइम भोजन करते हैं या हफ्ते में एक दिन खाना खाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब शासक के प्रति जनता के अंदर ये भाव आ जाए तो वही शासक होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय था जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक आह्वान किया, उसको लोग आज तक फॉलो करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आप याद करिएगा, 2-3 छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। 2014 में इस देश का प्रधानमंत्री बनते हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि स्वच्छता हमारा मूल है, लोगों ने झाड़ू उठा लिया। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि शौचालय होना चाहिए हर घर में। आपको याद होगा क्या परिस्थितियां हुआ तो करती क्या पहले शौचालय नहीं बनते थे? कैसे बनते थे? आप देखिए गाँव में क्या स्थितियां थी। रात को लोटा पार्टी निकलती थी महिलाओं की। लोग नहीं जागरूक थे, धीरे धीरे मैं वही बात जागरूकता कर रहा आ हूं, रही मनोज थी जी। कि अचानक जो मैं तो- कहना चाहता हूं वही आप कह रहे हैं हाँ कि जब लीडर आपका आता है और लीडर कोई चीज का आह्वान करता है और जनता उसको फॉलो करना चालू कर देती सर, है। डॉक्टर तो ये मनमोहन मेरी बात सिंह ने सुनिए भी पूरी। कहा था। ये लोगों ने क्या किया? हाँ, क्या क्या? लोगों ने बंद अब कर अपील दिया क्या? कर रहे थे, लोग मान नहीं रहे थे। नहीं मान रहे थे। अब उन्होंने लाठी लेके खड़े हो गए, करो नहीं तो। मेरी बात सुनिए, मैं यही बात हाँ। आपको समझाना चाहता हूँ कि उन्होंने अपील किया, लोगों ने नहीं माना क्योंकि जनता को उनके अंदर भरोसा नहीं था। अच्छा। जब नरेंद्र मोदी जी आते हैं और आह्वान करते हैं तो आप देखिए कि लोगों ने वो प्रथा बंद। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री के बाद अगर इस देश में इतना प्रामाणिक विश्वसनीय नेतृत्व किसी को मिला तो नरेंद्र मोदी जी चले को मिला, बहरहाल क्योंकि जनता उन्होंने उनसे अपने आप को वो जोड़ती ताली थाली भी बजवाए थे, बजवाया, अच्छी तरीके से बजवाया। मैं तो लोगों ने कह रहा हूं, बजाया, लोगों ने बजाया। वो तो मैं फिर कह रहा हूं, ताली हर थाली उन्होंने युग क्यों में, बजाया? हर युग में। ताली थाली उन्होंने उसमें कोरोना वॉरियर्स को ट्रिब्यूट देने के लिए बजवाया। अच्छा। विपक्ष ने उसको गलत नैरेटिव श्रद्धांजलि कहा, देने के लेकिन लिए। जनता को पता था। चलिए, बहरहाल उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। और अब मैं ये जानना चाह रहा था, आपके फेडरेशन में अभी क्या होना है? फेडरेशन में क्या होना? फेडरेशन अपना काम कर रहा है। हम लोग किसानों को आगे क्या योजनाएं हैं? बहुत सारी चीजें हैं। टाइम टाइम पर हम लोग हमारी बोर्ड की बैठकें होती हैं। अभी हम लोग को और कुछ नए रोजगार सृजन के लिए कई जगह हमारी आप लोग भी रोजगार सृजन के लिए काम हाँ करेंगे? काम कर रहे हैं अभी हम लोग। कुछ अच्छा। अभी नई चीजें हैं जो हम अभी हमारी अप्रैल के लास्ट में या मई में हमारी बोर्ड की कितना कार्यकाल अभी बचा है सर? कितने कार्यकाल का होता है? ये कितने 5 वर्ष का होता है। अच्छा अच्छा। अभी तो आपका कितना कार्यकाल? 2028 तक है अभी। अच्छा, 2028 उसके बाद भी रहेगा? नहीं, देखा जाएगा। ये कोई परिवार की संस्था थोड़ी ना है। अच्छा। हमारी पार्टी ने जब हमको बैठाया तो हमारा ये मानना है कि जब तक मैं इस कुर्सी पर हूँ, इस कुर्सी के साथ न्याय करूँ। जिस दिन पार्टी कोई आदेश देगी, जहां देगी वहां चले जाएंगे। ये कोई परमानेंट जीवन की थोड़ी नहीं व्यवस्था। चलिए अजय सर, राजनीति पर अच्छी जो है आपकी पकड़ भी है और आपने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए। फिर मैं आगे भी आपका इंटरव्यू लूंगा, थोड़ा सा और समय नजदीक आ जाए चुनाव का, और आपके फेडरेशन के बारे में भी ढेर सारी जानकारी लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय पांडे जी थे और आपका कहना था कि 2027 में जो है 350 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी लाएगी और जो जीतेगी। आपका कहना है कि राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक विकास भारतीय जनता पार्टी ने बहुत किया, लोगों को रोजगार भी दे रही है, लेकिन विपक्ष की तुष्टीकरण की नीति से जो है वो जनता परेशान थी, जो अब आगे आ चुकी है। आगे भी हम आपकी मुलाकात अजय पांडे जी से करवाते रहेंगे। देखते रहिए MT टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।